हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWS स्पेशल आज हम NCERT बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। एक वीडियो इसकी आ चुकी है, उसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स करवाया है, जिसमें कि बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कवर करी है। बायोस्फीयर रिजर्व से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे खोल के ज़रूर देखें। साथ ही मैं यहाँ पर एक आई कार्ड आपको शो हो रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, एग्ज़ाम आने वाला है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। सबसे पहले हम देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट कर चुके हैं। उसके बाद है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो उसकी डिस्कवरी से स्टार्ट है। बहुत कॉन्क्लूडेड ब्रीफ में नोट्स हैं, 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस हैं, जिसमें वो लोग इस पूरी बुक को कंप्लीट कराते हैं। मैंने इतना ब्रीफ रखा है और कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सब कवर है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या होता है? एक जो बार्क होती है, छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उसका पार्ट होता है। अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, उस 1665 में एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस थी, उसमें रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को देखा, पेड़ की छाल के एक पार्ट को देखा। उसमें उसे क्या दिखे? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखे। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा कर रही हूँ, लिखा कम है, आपके नोट्स भी छोटे होंगे, और अगर आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और देख लेंगे, रिवाइज करके चले जाएंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक भी पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि नोट्स से लेके वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो सब है इसमें। इसके बाद आपको एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं है। हुक ने उन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा? सेल का टर्म दिया। तो सेल टर्म किसने दिया है? हुक ने। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, रॉबर्ट हुक। हुक ने, अब ये जो पेड़ की जो छाल होती है ना, आपने देखा होगा, वो ऐसे ही उतर आती है, वो एक डेड सेल होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, वो क्या था? डेड सेल था। फिर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की बात हो रही है। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। तो जिनके बहुत सारे सेल, जिसमें मोर देन वन सेल होता है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनी मतलब कि वन, सेलुलर मीन्स सेल। अमीबा, पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल हैं। अमीबा में सीडोपोडिया होता है। सीडो मतलब कि फॉल्स, पोडिया मतलब कि फीट। वो सीडोपोडिया बनाकर अपना फूड कैप्चर करता है। ऐसी ही एक्टिविटी किसमें स्ट्रक्चरल चेंज करने की किसमें दिखती है? ह्यूमन WBC में। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो भी फॉरेन बॉडी अटैक करती है, फॉरेन एंटीजन अटैक करता है, उसको कैप्चर करते हैं, उसको खाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट शेप। अच्छा, इसको इसके ऊपर उन्होंने कंपैरिजन दिखाया है और ये बात बोली है कि अमीबा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, जबकि ह्यूमन जो WBC है, वो एक सेल है, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। शेप ऑफ सेल्स की बात करें तो स्फेरिकल शेप होती है, स्पिंडल होती है, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है RBC की, स्पिंडल शेप होती है मसल सेल्स की। साइज ऑफ द सेल 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस में होता है? बैक्टीरिया में। और सबसे बड़ा सेल क्या होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो, इस बात को याद रखना, जो एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें हेल्प आएगा। जो साइज होता है सेल का, वो किसी की बॉडी से हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। लंबा सेल होगा, नर्व सेल होगा। नर्व सेल कहीं किसी में भी हो, चाहे हाथी में हो चाहे चूहे में हो, वो लंबा ही होगा। उसकी शेप और उसकी साइज का बॉडी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छोटी यूनिट जो है वो सेल है। अब कोई कम यूनिट से बना है, कोई ज़्यादा यूनिट से बना है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। सेल के ग्रुप से क्या होता है? टिश्यू बनता है। इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल का एक ग्रुप जो एक
स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है वो टिश्यू होता है। टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बॉडी बनती है। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम अनियन सेल की देखते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम बायो में करते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, एक अनियन सेल और एक चीक सेल। तो अनियन सेल के बारे में बताया हुआ है। सेल वॉल, हम जब अनियन सेल को देखते हैं हमें सेल वॉल दिखती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दिखती है और उसके बाद न्यूक्लियस दिखता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा और जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में वो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेंटर में होता है सेल के। अच्छा, मैं यहाँ पर देखिए इसमें इतना ही बताया है, पर जो SCRT की जो बुक्स होती हैं, जो स्टेट की बुक है, उसमें एक और चीज़ ऐड करी हुई है जो कि CTET में क्वेश्चन आया था और अभी जो जूनियर सुपर टैट हुआ है उसमें भी आया है। वो क्या आया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल में तो सेंटर पे होता है, पर जो प्लांट सेल होते हैं उसमें पेरीफेरी पे होता है। ये क्वेश्चन जूनियर सुपर टैट में और CTET में दोनों में आया। कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिव, इसका जो न्यूक्लियस का जो दूसरा नाम है वो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मूवमेंट होता है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है, उसमें छेद होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। ये सिर्फ तब दिखता है जब सेल डिवीजन हो रहा हो, तभी इसकी कंडेंशन होता है, कंडेंशन होता है, यानी कि ये मोटे होते हैं और तभी दिख पाते हैं हमें। क्रोमोसोम पर जीन्स होती हैं। जीन्स क्या होती हैं, हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज प्रोटोप्लाज्म, यानी कि लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और इसमें क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलके आता है। प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब कैरियोन, कैरियोन मतलब कि न्यूक्लियस। हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और BGA। इसके अलावा और सब यूकैरियोट्स होते हैं। यू मतलब कि ट्रू, कैरियोट्स मतलब कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस। वैक्यूल क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल कॉमन इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल जो है प्लांट और एनिमल दोनों में बताया गया है। प्लांट में बड़ा होता है और कॉमन इन प्लांट सेल, वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। तो एनिमल सेल में बहुत छोटा वैक्यूल होता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड, स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती हैं वो होते हैं प्लास्टिड। इसमें से कुछ कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब जो एक और चीज़ है वो ये है हमारा एंड। इसमें यहाँ पर प्लास्टिड्स का बताया गया है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। इनके बीच में सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, ये देखिए एनिमल में, प्लांट में इतना बड़ा वैक्यूल है, एनिमल में ये छोटा सा। न्यूक्लियस दोनों का, अब देखिए भले ही इन्होंने इस बात को लिखा नहीं है पर यहाँ पर दर्शाया है। क्यों दर्शाया है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और प्लांट सेल में पेरीफेरी पे है, इसीलिए CTET में भी क्वेश्चन आया था। दूसरी चीज़ एक और, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो ये देखिए कि वैक्यूल इतना बड़ा है, इसने प्लांट सेल में इतनी जगह ले ली है कि न्यूक्लियस जो है वो इधर पेरीफेरी पे खिसक कर आ गया है। एनिमल सेल में वैक्यूल इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए न्यूक्लियस को जगह मिली है और वो सेंटर में है। साइटोप्लाज्म, अच्छा जितना भी लिविंग मटेरियल होता है वो सेल का, वो क्या कहता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है।
अब यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, पर सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसको हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक बहुत ही फाइन डायग्राम है जिसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल से। क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर प्लास्टिड है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर। अब ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें ये है न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर भी ये देखिए न्यूक्लियर पोर आपको दिख रहा है। न्यूक्लियर एनवलप, ये जो पर्पल कलर का है ये है न्यूक्लियर एनवलप। उसके अलावा अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये रहा न्यूक्लियोलस, स्फेरिकल बॉडी। इसके अंदर क्रोमेटिन्स होते हैं, ये रहा क्रोमेटिन। माइट्रोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर रेस्पिरेशन होती है, ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में आपको बता चुकी हूँ। वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में ये छोटा सा और प्लांट सेल में बड़ा। राइबोसोम्स इसमें स्कैटर्ड भी होते हैं और ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए होते हैं। ये सारी ऑर्गेनेलीज इसमें मेंशन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, इसीलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। लाइसोसोम्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है। गोल्जी एपरेटस दोनों में है, ये रहा गोल्जी एपरेटस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें बोलते हैं जिसपे राइबोसोम अटैच होते हैं। सेल साइटोप्लाज्म ये दिखाया गया है। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है और ऊपर क्या है, सेल वॉल। ये डायग्राम इतना अच्छा है कि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी आंखों में बस जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये सेंट्रियोल है। ये एनिमल सेल की स्पेसिफिक करेक्टर होता है, करेक्टरिस्टिक होती है सेंट्रियोल्स, ये प्लांट सेल में नहीं होता। नेक्स्ट हमने ये देख लिया है। उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों हैं, तभी आप उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और स्पम, जिसमें सिंगुलर को टेस्टिस बोलते हैं। स्पम में हेड, मिडल पीस और टेल तीनों चीज़ें होती हैं। स्पम भले ही इसके हेड, मिडल पीस और टेल होते हैं फिर भी ये एक सिंगल सेल है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब इसमें होता है एक सिंगल सेल में जो होना चाहिए। तो अब हम ये देख लेते हैं। ये है स्पम, ह्यूमन स्पम का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये है मिडिल पीस, ये है इसका हेड और ये है इसकी टेल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में हमने अभी देखा तो उसमें हमने क्या है, दो टेस्टिस होती हैं। ये दो टेस्टिस हैं, ये पेनिस है और ये है स्पम डक्ट जो टेस्टिस से इसके अंदर लेकर जाती है बॉडी के अंदर। टेस्टिस बाहर होती है, यहाँ से स्पम बनता है और स्पम जाता है स्पम डक्ट के थ्रू और यहाँ पर जो है यूरेथ्रा से सिक्रीट होता है। और अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ओवीडक्ट होते हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूट्रस होता है। ओवरी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ओवा, एग को। ये भी सिंगल सेल है। ओवा क्या करता है, ओवा को फिर ओवीडक्ट में रिलीज किया जाता है। ओवरी से ओवा निकला और फिर वो ओवीडक्ट में आया। रिलीज इनटू ओवीडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। तो ओवरी एक महीने में, एक ओवरी, दो ओवरी होती है उसमें से एक ओवरी एक महीने में सिक्रीट करती है, दूसरी ओवरी दूसरे महीने में सिक्रीट करती है क्या, ओवा को। और उसके बाद वो ओविडक्ट में आता है और ओविडक्ट से यूट्रस में आता है। फर्टिलाइजेशन, अब जब वो ओविडक्ट में होता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पम, एग और स्पम का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो कहलाता है। ये क्या बोलते, न्यूक्लियाई ऑफ स्पम एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। स्पम का काम है बस न्यूक्लियस को लेकर आना, उसके पास एग के पास एक बड़ा साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जिससे फ्यूज करता है सिर्फ और सिर्फ स्पम का न्यूक्लियस।
उसके बाद जब फ्यूजन हो जाता है तब बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या है? एक फर्टिलाइज्ड एग है। तो ये है हमारी दो ओवरी, एक ये है एक ये है, और ये है हमारी ओवरी डक्ट जहाँ पर ये रिलीज होता है। उसके बाद ये है यूट्रस। ठीक। तो अब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया कि क्या होता है। फर्टिलाइजेशन दो टाइप का है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमंस में, काउज में, डॉग, हैंस एक्सेट्रा, है ना। दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल है कि फर्टिलाइजेशन जैसे कुछ एनिमल्स में वाटर में होता है, किस किस में होता है? फ्रॉग्स एंड टॉड्स में। फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग। फ्रॉग और टॉड में क्या होता है, ये पूरा दिखाया है स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में करके लिखा है ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और आप लोगों को जल्दी समझ में आए। पर प्रोसेस और कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब आपको यहाँ मिलेगा। तो फीमेल क्या करती है जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि वो हंड्रेड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग, बहुत बड़ा उसमें कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती है, बस एक जेली होती है जो उनको चिपका के रखती है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। As the egg are laid, the male deposit sperm over them. Each sperm swim randomly in water which help with the help of tail. तो फिर जब वो रिलीज हो जाते हैं तो स्पम जो है वो रैंडमली इधर उधर भागने लगते हैं। स्पम कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा देखा जाता है, फिशेज में, स्टार फिश में। दीज एनिमल ले हंड्रेड्स ऑफ एग एंड रिलीज मिलियन ऑफ स्पम, ताकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है ताकि कुछ जो हैं वो फर्टिलाइज हो पाए। अच्छा, डेवलपमेंट अब क्या है कि जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। डेवलपमेंट जाइगोट से एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है? एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो अभी हमने ये यूट्रस देखा था, यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये यहाँ पर आके एम्बेडेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? यहीं पर ही पूरा डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, और उसके बाद फीटस बनता है। फीटस किसे कहते हैं? द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो फीटस वो होता है जिसमें कि हम सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब ये डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, व्हेन डेवलपमेंट कंप्लीट गिव बर्थ टू बेबी। ठीक है। अब ये भी दो टाइप की होती हैं बर्थ जो होती है। एक होती है विवीपेरस, दोज हु ले यंग वंस। ओवीपेरस, दोज एनिमल विच ले एग्स, जैसे कि हैन। हैन में क्या होता है? मुर्गी में। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली and travel down. Many protective layers are formed around it. The hard shell, वो भी एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हम ऊपर से वाइट कलर की जो कैल्शियम की हार्ड शेल देखते हैं, वो भी प्रोटेक्टिव लेयर है। जाइगोट के बाद बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन होते हैं और एक एग, उसके बाद हैन जो है वो अंडा दे देती है। द हैन ले एग्स। एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू अ चिक अकर्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, जैसे कि जब मुर्गी आपने देखी होगी अपना अंडा सेकती है, उसे इंक्यूबेशन कहते हैं। और ये 3 वीक लगते हैं एक चिक को डेवलप होने में, और ये पूरा डेवलपमेंट इसी पीरियड में होता है। अच्छा, जो हमने अभी देखा था वो उसका प्रोसेस ये है कि यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ, एग ये आ रहा है, यहाँ पर आपकी फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना, यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट यहाँ आया, यूट्रस वॉल में जो है इसकी एम्बेडेड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आपका सिल्क वॉर्म में आपने देखा होगा, वहाँ पर भी एग होता है, लेकिन एग के बाद एडल्ट बनने से पहले एक लार्वा और कैटरपिलर, और उसके बाद प्यूपा की स्टेज आती है, उसके बाद एडल्ट बनता है। जैसे कि एनिमल अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। और जब एग हैच होता है व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स, और उसके बाद टैडपोल बन सकता है, जैसे कि एक बीच की मिड स्टेज होती है, जैसे कि प्यूपा है सिल्क वॉर्म में और कैटरपिलर स्टेज है।
वैसे ही फ्रॉग में टैडपोल बनता है और टैडपोल से फिर एडल्ट बनता है ये लार्वा, और इस प्रोसेस को लार्वा से एडल्ट बनने को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब आ रही है बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, लेकिन एक तरह की फर्टिलाइजेशन रह गई, वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबीज प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब जाइगोट बन जाता है तो उसे एक मदर में फिर से इम्प्लांट कर देते हैं। अगर मदर का वूम जो है वो हॉस्पिटल नहीं है तो किसी सैरोगेसी के थ्रू, किसी सैरोगेट मदर में इम्प्लांट करते हैं, उसे सैरोगेसी कहते हैं। दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। क्लोनिंग के ऊपर भी दिया हुआ है, एक पूरा नोट है बड़ा। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसे हम क्लोन कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम क्लोनिंग करी थी विल्मिट ने एट रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग स्कॉटलैंड में। डॉली नाम की बनाई गई थी। 5 जुलाई 1996 में फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। सेवरल थाउजेंड, अच्छा इस पे दिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है। दूसरी एक और छोटा नोट है, बहुत छोटा नोट है, पर मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसको काफ़ी फिर भी मेंशन किया है। बीज के बारे में बताया है, हनी बीज जो होती है मधुमक्खी, वो सेवरल थाउजेंड बीज जो है अपना हाइव बनाती हैं, जो छत्ता बनाती हैं, उसमें से सिर्फ एक ऐसी मधुमक्खी होती है जिससे रानी मधुमक्खी कहते हैं, क्वीन बी कहते हैं, जो कि एग अंडा देने के लिए जो एग प्रोड्यूस करती है। इसमें से जो एग फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं वो फीमेल बीज बनती हैं, जिसे वर्कर बी बोलते हैं, और इनका काम होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ हाइव एट 35 डिग्री सेल्सियस टू इंक्यूबेट द एग, और जो रानी मधुमक्खी है उसको खाना देती है। दूसरे जो इसके जो एग हैं जो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं वो ड्रोन्स बनते हैं, यानी कि मेल बीज बनते हैं, मेल हनी बी बनते हैं। नेक्स्ट आया आपका एडोलसेंस की बात हो रही है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को एडोलसेंस बोलते हैं, बिगेन अराउंड 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर ऑफ एज। एडोलसेंट्स को हम लोग टीनेजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि टीन एज के टाइम पे ही ये 11 से 19 के जो यंग वंस होते हैं उन्हें टीनेजर्स बोला जाता है। तो एडोलसेंट्स यानी कि टीनेजर। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगेन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज़, 1-2 साल पहले से आरंभ हो जाता है किसमें, लड़कियों में, बॉयज़ों की अपेक्षा। चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे बॉडी में चेंज दिखने लगते हैं उस तब से हम प्यूबर्टी मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क प्यूबर्टी इज द बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मार्क्स द एंड ऑफ प्यूबर्टी, जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो वो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और जब वो पूरी अपनी मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं तब हम ये मानते हैं कि अब इनकी प्यूबर्टी एंड हो गई, अब ये एडल्ट हो चुके हैं। चेंजेस जो प्यूबर्टी में होते हैं वो है इंक्रीज इन हाइट। जब हम इंक्रीज इन हाइट की बात करते हैं तो बोन्स एलोंगेट होती हैं, पर केवल लॉन्ग बोन्स एलोंगेट होती हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग। ऐसा नहीं है कि आपकी स्कल भी लंबी हो जाए, उंगलियां भी लंबी हो जाएं, वो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। लॉन्ग बोन्स होती हैं जो लंबी होती हैं। एंड मेक्स अ पर्सन टॉल। हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, तो जो हाइट की जो जीन है वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होती है। चेंज इन बॉडी शेप, जैसे कि बॉयज़ में शोल्डर्स जो हैं वो जनरली ब्रॉडन हो जाते हैं, और गर्ल्स में रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। वॉइस चेंज हो जाती है, बॉयज़ की जो वॉइस है वो हैवियर हो जाती है। क्यों हैवियर हो जाती है, क्योंकि बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। जो वॉइस बॉक्स होता है, जो लैरिंग्स होता है, वो बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से वॉइस की जो वॉइस है वो हैवियर हो जाती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल।
और इन गर्ल्स वॉइस बॉक्स जो लेरिंग्स होता है वो स्मॉल साइज का होता है, इसीलिए विच रिजल्ट्स हाई पिच्ड वॉइस इन गर्ल्स। तो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड होती है, दूर तक सुनाई देती है, पैनी होती है। वॉइस की जो पिच होती है वो गंभीर होती है, भारी होती है। क्यों? क्योंकि उनका एडम्स एप्पल बन जाता है, उनका जो वॉइस बॉक्स है वो बड़ा होता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबीशियस ग्लैंड, जैसे कि जो टीनेजर्स होते हैं उनमें एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे स्वेट और सबीशियस ग्लैंड होती हैं स्किन के नीचे, वो उनकी एक्टिविटी वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सिक्रीशन उनका बढ़ जाता है। एक और चीज़, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी बढ़ने लगती है, मेंटल इंटेलेक्चुअल भी। और ये जो टाइम होता है, दिस टाइम ऑफ वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, इस टाइम में एक इंसान की कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होती है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, हार्मोन्स। Hormones are chemical substance which control the changes occur at adolescence, secreted by the endocrine gland और endocrine system। तो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इन चेंजेस को। हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से और एंडोक्राइन सिस्टम से। मेल्स में क्या होता है? मेल हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो होता है टेस्टिस से, जो अभी हमने देखी थी टेस्टिस। वो कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज में, ओवरीज सिक्रीट करता है फीमेल हार्मोन जो कि है एस्ट्रोजन। ये क्या काम करते हैं? ब्रेस्ट डेवलपमेंट और उसमें मिल्क सिक्रीशन का काम एस्ट्रोजन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड ही डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये कैसे काम करती हैं? इनमें डक्ट नहीं होती है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जो ब्लड है उसमें सिक्रीट करती हैं, और ब्लड ही टारगेट साइट तक उस हार्मोन को लेके जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो वो लॉन्गर होती है इन मेल्स देन इन फीमेल। 10 से 50 साल तक की फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज होती है। इसमें क्या होता है? प्यूबर्टी से ओवा जो होता है वो मैच्योर होना चालू होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक ओवरी 1 महीने में रिलीज करती है एग को, और फिर क्या होता है? वॉल ऑफ द यूट्रस, इस टाइम पे ही वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। जो यूट्रस हमने देखा था उसकी वॉल थिक हो जाती है। फिर अगर एग फर्टिलाइज्ड होता है तो प्रेगनेंसी होती है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है एग तो मेंसुरेशन होती है। फर्स्ट मेंसुरेशन को मीनार्क कहते हैं, और जब ये मेंसुरेशन बंद होता है तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज। नेक्स्ट हम आते हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो इसमें मैं आधे घंटे में बता रही हूँ ना, एक एक लाइन आपको बिल्कुल एग्जाम में उठ के आ सकती है। और इतना जो मैटर है ना वो लोग 2-2 3-3 घंटे की वीडियो में दिखाते हैं, मैं आपको इतना ब्रीफ में बता रही हूँ। आप इन नोट्स को संभाल के रखना, आगे के एग्जाम में भी बहुत हेल्प आएगी। नेक्स्ट अब क्रोमोसोम्स का जो वहाँ पर सेटिंग दी हुई है, बहुत लंबा 2 पेज का बात है, पर जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो बस इतनी है कि जो एग होता है उसमें XX क्रोमोसोम होते हैं, जो स्पर्म होता है उसमें XY क्रोमोसोम होती हैं। इसीलिए जो स्पर्म होता है वो डिसाइड करता है फीटस का सेक्स क्या होगा, क्योंकि जो मदर है उससे सिर्फ एक्स आता है, फादर से या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, एंड दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द जो फीटस है उसका। उसके बाद हार्मोन्स की बात कही गई है। पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अटैच टू द ब्रेन, ये कंट्रोल करती है, सिक्रीट करवाती है टेस्टिस से, ओवरी से, थायराइड से, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स को। और एक और हार्मोन है जो ये अपना खुद का सिक्रीट करती है, वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है? हमारी जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल करता है, बॉडी की ग्रोथ को। नेक्स्ट ग्लैंड्स, जो सेक्स ग्लैंड्स हैं उसके अलावा जो ग्लैंड है फीमेल और मेल में, वो हैं फीमेल में हमने देखा ओवरीज हैं और मेल में टेस्टिस हैं। उसके अलावा जो अदर देन दैट जो ग्लैंड्स हैं वो है थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और एब्सेंस ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉज गोइटर। पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, और जब ये नहीं करता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनल
एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करती है और ये क्या करता है, एडजस्ट स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसे। और एड्रेनल ग्लैंड बैलेंस, मेंटेन करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। उसके अलावा और हार्मोन का क्या काम होता है, मेटामॉर्फोसिस अभी हमने पढ़ी थी, लार्वा से जब एडल्ट बनता है इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये भी कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। इन फ्रॉग इट इज कॉल्ड थायरोक्सिन। अभी हमने पढ़ा थायरोक्सिन कौन सा है, थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, इट्स प्रोडक्शन रिक्वायर्ड आयोडीन इन वाटर। तो जब भी मेटामॉर्फोसिस हो रही है तब अगर पानी में आयोडीन की कमी है, इन एब्सेंस ऑफ इट टैडपोल कांट बिकम एडल्ट, तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी। उसके अलावा हेल्थ की बात कही गई है। हेल्थ क्या है, फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, बैलेंस डाइट चाहिए होती है, हाइजीन प्रॉपर रखनी चाहिए और एडिक्वेट एक्सरसाइज होती है। बैलेंस डाइट में वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स रिक्वायर्ड अमाउंट में होना चाहिए, मात्र इतना बताया गया है, कितना होना चाहिए ये नहीं लिखा है। प्लस हेल्थ के बारे में बताया गया है कि फिजिकल और मेंटल दोनों की वेलबींग को हेल्थ एक हेल्दी इंडिविजुअल माना जाता है। और ये है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर पिनियल ग्लैंड होती है और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है थ्रोट में, थाइमस ग्लैंड होती है हार्ट के पास, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, यहाँ पर पैनक्रियाज, ये ओवरी और ये टेस्टिस, जो हमने अभी इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा है उसमें होते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी से जो बायो है वो कंप्लीट हुआ है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें फिज़िक्स कंप्लीट करनी है और वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। साथ ही जो एग्ज़ाम फ्रॉम होम है उस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पर अभी भी शायद कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो एक शॉर्ट वीडियो उस पर भी बना देंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।